कुंजपुर गांव में मोनिका अपने माता पिता के साथ रहती थी। मोनिका को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। एक दिन जब मोनिका जंगल से पेड़ पौधों जानवरों से मिलकर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी एक सहेली नीतू मिलती है, जो मोनिका की बहुत अच्छी सहेली थी। वो मोनिका से कहती है, अरे मोनिका, तू कहाँ थी? मैं तेरे घर गई थी, वहाँ तू थी ही नहीं। सुन, कल मेरा बर्थडे है और सबको आना है। और हाँ, सब अच्छे अच्छे और नए कपड़े पहनकर आ रहे हैं। और हाँ, मैंने अपनी पार्टी में डांस प्रोग्राम भी रखा है, बहुत मजा आएगा। तू भी अच्छे से तैयार होकर आना। नीतू, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम जानती हो ना कि हम लोग कितने गरीब हैं। मेरे पास तुम्हारे बर्थडे में पहनकर आने के लिए कोई ढंग का कपड़ा नहीं है। मोनिका, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुझे आना ही होगा। अगर तू नहीं आई तो मैं तुझसे गुस्सा हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है नीतू, मैं कोशिश करूंगी। मोनिका घर जाकर अपने पिताजी से अपने लिए नए कपड़े दिलाने को कहती है, परंतु उसके पिताजी की उतनी इनकम नहीं थी कि वो मोनिका को कोई नई फ्रॉक दिला सके। अगर वो अपने पगार से मोनिका को नई फ्रॉक दिलाते हैं तो उनके घर का हिसाब किताब बिगड़ जाएगा, इसलिए वो मोनिका को मना कर देते हैं। मोनिका मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अरे बेटा, तुम ये नए कपड़े की क्या जिद लेकर बैठ गई? बेटा, मैं जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अकेले घर का खर्चा चलाता हूँ। किसी तरह मैं तुम्हें स्कूल भेज पा रहा हूँ। ऐसे में मैं सब कुछ कैसे हैंडल करूँगा? ऊपर से तुम्हारी माँ की भी तबीयत खराब है, उनके लिए दवाइयाँ भी लानी है। बेटा, जिद छोड़ दो, मुझे लेट हो रहा है, मैं काम पर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अगर मुझे आते वक्त बाजार में कोई सस्ता सा गाउन मिलेगा तो मैं लेते आऊँगा। ये सुनकर मोनिका खुश हो जाती है। हाँ पिताजी, कोई सस्ता सा ही ले आइएगा। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, अपनी माँ का ध्यान रखना। इतना बोलकर उसके पिता काम पर चले जाते हैं। मोनिका घर का सारा काम करके जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लेट जाती है। उसे वहाँ बहुत सुकून मिलता था। आज मोनिका उस पीपल के पेड़ के नीचे उदास बैठी थी। तभी अचानक उस पेड़ में से आवाज आने लगती है। क्या हुआ प्यारी लड़की, आज तुम उदास क्यों हो? ये बात सुनकर मोनिका डर जाती है। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें उदास देखा, इसलिए सोचा तुमसे पूछ लूं कि क्या बात है। अच्छा, क्या तुम मेरी समस्या का निवारण कर पाओगे? अगर मुझसे संभव हो पाया तो मैं तुम्हारी समस्या का निवारण जरूर करूँगा। अच्छा, पर क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो? मोनिका, मैंने तुम्हें अक्सर देखा है कि तुम इस जंगल में आकर हम सबका कितना ध्यान रखती हो, वरना तो सब लोग यहाँ पर बस हमारी लकड़ियाँ और हमारे फल तोड़ने आते हैं। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम मुझे अपनी समस्या बताओ। फिर मोनिका पेड़ को अपनी समस्या बताती है। सुन लिया, इस वजह से मैं उदास थी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर मोनिका वहाँ से घर को आ जाती है और फिर थोड़ी ही देर बाद किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। मोनिका दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, बस उसके गेट के नीचे 2 पार्सल रखे होते हैं। अरे, इसमें क्या है? इसे खोल कर देखती हूँ। मोनिका उस पार्सल को खोलकर देखती है तो उसे उस पार्सल में बहुत ही सुंदर 2 प्यारे प्यारे गाउन मिलते हैं। अरे वाह, लगता है ये गाउन पिताजी ने भिजवाया है। जल्दबाजी में होंगे, इसलिए रख कर चले गए होंगे। सुबह तक बोल रहे थे कि एक भी गाउन नहीं दिलवा पाऊंगा और अब खुद ही 2-2 गाउन खरीद कर दे दिए मुझे। सच में पिताजी कितने अच्छे हैं। शाम को जब मोनिका के पिता घर आए तो मोनिका अपने पापा को हग कर लेती है और कहती है, पिताजी, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। आपने मेरे लिए कितना सुंदर गाउन खरीदा। क्या? कौन सा गाउन बेटा? मैंने तो कोई गाउन नहीं खरीदा। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ओह पापा, अब आप बहाने मत बनाओ। मुझे ये गाउन बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। अब मैं यही गाउन पहनकर नीतू की बर्थडे पार्टी में जाऊंगी। इतना बोलकर मोनिका अपने कमरे में चली जाती है और जब नीतू का बर्थडे आता है तो मोनिका वही गाउन पहनती है। वो गाउन पहनते ही मोनिका का अपने आप ही बहुत ही सुंदर सा मेकअप हो जाता है
और उसके पास मैचिंग के सैंडल, ज्वेलरी सब कुछ आ जाता है। यहाँ तक कि नीतू को देने के लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भी आ जाता है। मोनिका खुशी खुशी वो गिफ्ट लेकर नीतू के बर्थडे पार्टी में पहुँच गई। मोनिका आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। मोनिका को देखकर नीतू बहुत खुश होती है। क्या बात है मोनिका, तू कितनी प्यारी लग रही है। तू खामखा पार्टी में ना आने के नखरे दिखा रही थी और ये इतना बड़ा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी। नीतू, तुम मेरे लिए कितना सोचती हो। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं बस ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। रख लो इसे। नीतू खुशी खुशी वो गिफ्ट रख लेती है। पार्टी में आए सभी लोगों की नजर मोनिका पर ही होती है। मोनिका वाकई में बहुत सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर बाद डीजे शुरू हो जाता है। सभी लोग खूब डांस करते हैं। मोनिका को डांस नहीं करना आता था। उस दिन मोनिका बहुत अच्छा डांस करती है। मोनिका इतना अच्छा डांस करती है कि सभी लोग एक साथ साइड में खड़े होकर बस उसका ही डांस देखने लगती हैं। नीतू भी मोनिका को देखकर हैरान थी। अरे ये मोनिका को आज क्या हो गया है, कहीं इसने बियर या वाइन तो नहीं पी ली। जब डीजे रुका तो सभी लोग मोनिका के लिए तालियां बजाते हैं। मोनिका हैरान थी कि उसने इतना अच्छा डांस कैसे कर लिया। अरे वाह मोनिका, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बहुत अच्छा डांस किया। अच्छा, क्या सच में मैंने इतना अच्छा डांस किया? पर मुझे तो डांस करना नहीं आता है। मोनिका समझ जाती है कि उसने जो गाउन पहन रखा है वो जादुई गाउन है। तभी नीतू की माँ कहती है, चलो बच्चों, अब केक काटने का समय हो गया है। मोनिका बच्चों की भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी। तभी नीतू कहती है, मोनिका तू इतने पीछे क्यों है? आगे आना, हम दोनों साथ में केक काटेंगे। मोनिका नीतू के साथ आकर खड़ी हो जाती है। नीतू के पार्टी में आए सभी लोग मोनिका की बहुत तारीफ करते हैं। इतना सम्मान आज से पहले मोनिका को कभी नहीं मिला था। पार्टी खत्म होने के बाद मोनिका खुशी खुशी घर आ जाती है। अगली सुबह जल्दी उठकर मोनिका जंगल में जाती है और पीपल के पेड़ से कहती है, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे पता है वो गाउन तुमने ही भिजवाया था ना। थैंक यू सो मच पेड़, तुम्हारी वजह से कल मैंने बहुत अच्छे से पार्टी एंजॉय किया। हाँ मोनिका, वो गाउन मैंने ही भिजवाए थे। वो दोनों गाउन जादुई हैं। पहले गाउन से तुम अपने लिए जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, और दूसरे गाउन से तुम दूसरों के लिए जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। कुल मिलाकर पहला गाउन तुम्हारे लिए है और दूसरा गाउन जरूरतमंद लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए है। लेकिन दोनों गाउन में से दिन में मांगी हुई सिर्फ एक एक इच्छा पूरी हो सकती है। एक बात याद रखना, उस गाउन से कभी भी दूसरों का नुकसान करने की मत सोचना। मैं समझ गई प्यारे दोस्त। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर मोनिका अपने घर आ जाती है और घर आकर पहला गाउन पहनकर कहती है, हे मेरे प्यारे गाउन, सबसे पहले आप मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दो। मोनिका के इतना बोलते ही उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर अगले दिन मोनिका गाउन से अपने लिए बहुत बड़ा घर मांगती है और फिर वो लोग उस बड़े से घर में ठाठ से रहने लगते हैं और दूसरे गाउन से वो लोग जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और खुशी खुशी एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करते हैं। एक बार की बात है, मोहन अपनी 5 बेटियों के साथ शाहपुर नामक गांव में रहता था। उसकी 5 बेटियां बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। पहली बेटी का नाम पूजा, दूसरी शिवानी, तीसरी मोना, चौथी कविता और 5वीं बेटी का नाम खुशी था। मोहन की पत्नी के देहांत के बाद मोहन ने ही अपनी 5 बेटियों का पालन पोषण किया। मोहन मजदूरी का काम किया करता था। वो दिन रात मजदूरी करता और अपनी बेटियों की सारी जरूरतों को पूरा करता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद मोहन की सबसे छोटी बेटी खुशी का जन्मदिन आने वाला होता है। गरीबों की वजह से उनके स्कूल में बच्चे उन 5 बहनों का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन उनके स्कूल में पढ़ने वाली 2 लड़कियां काव्या और नेहा आपस में बात कर रही होती है।
काव्या नेहा से कहती है, नेहा तुझे पता है मेरी मम्मी मेरे लिए जन्मदिन पर बहुत सुंदर और डिजाइनर गाउन लेकर आएंगी और उसे पहनकर मैं एकदम परी की तरह लगूंगी। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या पहनकर आने वाली हो मेरे जन्मदिन पर? काव्या, मेरे पापा मेरे लिए सैंडल से मैचिंग बहुत ही सुंदर गाउन लेकर आए हैं। मैं वही पहनकर तुम्हारे बर्थडे पर आऊंगी। तभी वहाँ पर पांचों बहनें आ जाती है। उन्हें देखकर नेहा काव्या से कहती है, अच्छा ये बताओ, क्या तुम इन 5 गरीब बहनों को भी अपने बर्थडे पर बुला रही हो? अरे नहीं नहीं, इन 5 बहनों को बुलाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, इसलिए मैं इन लोगों को अपने बर्थडे पर नहीं बुलाऊंगी। तुमने बिल्कुल सही कहा काव्या, इन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि जन्मदिन नाम की भी कोई चीज होती है। इनके लिए तो सारे दिन एक जैसे ही होते हैं और कहाँ हम लोगों के लिए हर एक दिन खास होते हैं, और इन लोगों के पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं होंगे। नेहा उन 5 बहनों से कहती है, तुम लोग हमारे डिजाइनर गाउन को देखकर अपना मन बहला लेना, क्योंकि तुम लोगों की किस्मत में डिजाइनर गाउन पहनना तो लिखा ही नहीं है। इतना कहकर नेहा और काव्या उन पर हंसने लगती है और उनका मजाक उड़ाने लगती है। पूजा के चारों बहनों को उन लोगों की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अपनी बहनों का गुस्सा देखकर पूजा काव्या और नेहा से कहती है, तुम लोगों को हमारी गरीबी का इस तरह मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। हम लोग गरीब हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, इन लोगों को हमारे इस तरह से मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। पूजा दीदी, आप इन लोगों से मुंह मत लगाइए, क्योंकि ऐसे लोगों से मुंह लगाकर कोई फायदा नहीं है। हाँ दीदी, चलिए यहाँ से। पूजा, शिवानी, मोना और कविता वहाँ से चली जाती है। खुशी नेहा और काव्या से कहती है, सुनो नेहा और काव्या, आज के बाद से तुम दोनों ने हमारी गरीबी को लेकर मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ और ये अपनी अमीरी का घमंड कहीं और जाकर दिखाना। खुशी इतना कह रही होती है कि उसी समय स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो 5 बहनें अपने घर चली जाती है। 5 एक साथ उदास मन से कमरे में बैठी होती है। उन्हें कहीं न कहीं नेहा और काव्य की बातों से ठेस पहुंचती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिख रही थी। उनके उदास चेहरे को देखकर उनके पिता मोहन उनसे पूछते हैं, मेरी 5 लाडली बेटियों को क्या हुआ? तुम सभी इतनी उदास क्यों बैठी हो बेटा? कुछ हुआ है क्या? तभी शिवानी अपने पिता से बोलती है, पिताजी, हमारी गरीबी की वजह से स्कूल में सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ पिताजी, उनकी बातें सुनकर हमें बहुत बुरा लगता है। पिताजी, आपको पता है कुछ दिनों बाद खुशी का जन्मदिन आ रहा है और इस वजह से भी स्कूल में बच्चों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया है। पिताजी, उन लोगों को लगता है कि हम कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मना सकते हैं और न ही अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। तुम लोग चिंता मत करो मेरी बच्चियों, मैंने इस बार कुछ पैसे जमा किए हैं। मैं तुम 5 को खुशी के जन्मदिन पर बहुत सुंदर गाउन ला कर दूंगा, फिर मेरी बेटियों का कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा। अपने पिता मोहन की बात सुनकर वो 5 बहनें बहुत खुश हो जाती है और सबसे ज्यादा खुशी तो खुशी को होती है, क्योंकि इस बार वो अपना जन्मदिन मना पाएगी और इस बार वो अपने जन्मदिन पर सुंदर सा गाउन पहन पाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन साइट पर काम कर रहा था तो उसके पैर पर एक लोहे की छड़ लग जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अपने पिता को इस हालत में देखकर 5 बहनें बहुत दुखी हो जाती है। मोहन अपनी बेटियों से कहता है, मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियों, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए अब नई गाउन नहीं खरीद पाऊंगा। मैंने जितने भी पैसे जमा किए थे वो तो मेरे इलाज में खर्च हो गए। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। हाँ पिताजी, हमें नए कपड़े नहीं चाहिए। पिताजी, दीदी सही बोल रही हैं, इसलिए आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। हमें आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह 5 बहनें अपने पिता को तसल्ली देती है और कुछ दिन बाद खुशी का जन्मदिन आ जाता है। लेकिन अभी भी मोहन के तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं था, इसलिए खुशी अपना जन्मदिन नहीं मना पाती है। 5 बहनें अपने घर के पीछे वाले पार्क में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही होती है। खुशी अपनी बहनों से बोलती है, दीदी, वैसे सच कहें काव्या और नेहा की किस्मत कितनी अच्छी है ना? तुमने सही कहा, उन लोगों के पास भगवान का दिया सब कुछ है।
हाँ, उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। वो जो चाहे वो खरीद सकती हैं। शायद तभी उन लोगों को अपने ऊपर इतना घमंड है। आज काव्य अपना जन्मदिन कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर रही होगी और यहाँ तो मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। काश हम लोगों की भी अच्छी किस्मत होती तो हम भी तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट कर पाते। इसी तरह वो पांचों बहनें अपने दुखों को बयां कर रही होती है। तभी वहाँ अचानक एक सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है और उन लोगों के पास जाती है। परी को देखकर पांचों बहनें हैरान हो जाती है और परी उन पांचों बहनों से कहती है, सुनो, मैं परी लोग से यहाँ तुम लोगों की मदद करने आई हूँ। तुम्हारी इन दुख भरी बातों को सुनकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। परी जी, आप हमारी मदद कैसे करेंगी? उसी समय वो परी 5 जादुई गाउन वाले घर प्रकट कर देती है और कहती है, ये जादुई 5 गाउन घर है और मैं तुम पांचों को ये देना चाहती हूँ। ये जादुई 5 गाउन घर तुम लोगों की सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। अगर तुम चाहो तो तुम लोग इसके अंदर रह भी सकती हो, लेकिन हाँ, तुम लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा। तुम्हें इन जादुई 5 गाउन वाले घर के बारे में किसी को भी नहीं बताना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। आपकी वजह से अब से हम सब अमीरी की खुशी का आनंद ले पाएंगे, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे। और इस तरह से वो 5 बहनें परी का धन्यवाद करती है और वो परी पांचों बहनों को जादुई गाउन घर देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो पांचों बहनें अपने पिता को सारी बात बताती है और वो पांचों अपने पिता मोहन को लेकर जादुई गाउन वाले घर में चली जाती है। पूजा अपने जादुई गाउन वाले घर से बोलती है, हे जादुई गाउन घर, आज मेरी छोटी बहन खुशी का जन्मदिन है, इसलिए उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए तुम मुझे एक बड़ा सा केक दे दो और मेरे पिताजी को पहले की तरह ठीक कर दो। पूजा के इतना कहते ही वहाँ पर एक सुंदर और बड़ा केक प्रकट हो जाता है और उसके पिता भी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पांचों बहनें अपने गाउन वाले घर से सुंदर सुंदर कपड़े और खाने पीने की चीजें मांगती है और उन पांचों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और पांचों बहनें सुंदर सुंदर गाउन पहनकर तैयार हो जाती है और खुशी का जन्मदिन खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन बहनें स्कूल जाती है तो काव्या और नेहा से कहती है, तुम लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इस बार हमने भी अपनी बहन खुशी का जन्मदिन कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया है। और हमने तुमसे भी अच्छी डिजाइनर गाउन पहनी थी और बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना भी खाया था। तुम लोगों को ये झूठे बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तुम्हारी गरीबी के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए ये फालतू का फेंकना बंद करो। मैं सच कह रही हूँ, हमें एक परी ने जादुई 5 गाउन वाले घर दिए हैं और हम लोग गाउन से जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। हाँ, मोना सही कह रही है। अगर तुम लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं होता तो तुम लोग स्कूल की छुट्टी होने के बाद हमारे साथ हमारे घर चलकर देख सकती हो। इस तरह काव्या और नेहा मोना और कविता की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना और कविता काव्या और नेहा को जादुई गाउन घर दिखाने लेकर जाती है और गाउन के सामने ले जाकर कहती है, हे जादुई गाउन, तुम मुझे जल्दी से स्वादिष्ट खीर और पूरी दे दो। लेकिन इस बार मोना के ऐसा कहते ही वो जादुई गाउन वहाँ से गायब हो जाता है और ऐसे ही कविता भी अपने जादुई गाउन वाले घर से कुछ मांगती है तो उसका भी जादुई गाउन घर गायब हो जाता है और इस तरह पांचों जादुई गाउन घर गायब हो जाते हैं। काव्या और नेहा मोना और कविता पर हंसने लगती है और वहाँ से हंसती हुई चली जाती है और जब इस बात का पता तीनों बहनों को चलता है तो पूजा कहती है, कविता और मोना, ये तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? तुम दोनों इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? उस परी ने जादुई गाउन घर के बारे में किसी को बताने के लिए मना किया था। आज तुम दोनों की वजह से सब कुछ खराब हो गया। दीदी, आज आपके लापरवाही की वजह से वो जादुई गाउन घर हमारे पास नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें माफ कर दो प्लीज। हाँ दीदी, हम दोनों को माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। उसी समय वो परी वहाँ प्रकट हो जाती है और मोना और कविता से कहती है,
मोना और कविता, मैंने उन जादुई गाउन घर के बारे में किसी को बताने से इसलिए मना किया था क्योंकि अगर किसी लालची और बेईमान इंसान के हाथ जादुई गाउन लग जाता तो वो लोग इसका गलत उपयोग करते। इसलिए अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो जादुई 5 गाउन घर तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे और फिर से तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना, इन जादुई 5 गाउन घर की सच्चाई अब किसी को मत बताना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उस परी के वहाँ से जाते ही जादुई 5 गाउन घर वहाँ पर फिर से प्रकट हो जाते हैं और उस दिन के बाद से 5 बहनें खुशी खुशी जादुई गाउन घर में रहने लगते हैं और उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है और वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। मौसी, गलती से मेरे से आटा गिर गया। मैंने तुझे अपने घर में नुकसान करने के लिए नहीं रखा है। इतनी महंगाई में कोई ना कोई नुकसान करती ही रहती है। हे भगवान, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा। मौसी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा ध्यान काम पर नहीं था और आटा गिर गया। मुझे माफ कर दो, आगे से ये गलती नहीं होगी। उसके बाद रीवा फिर से अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ मीनाक्षी की बेटी साइमा का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए वो बहुत खुश थी। मम्मी, इस बार मेरे बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना। आखिर मेरे दोस्तों को भी तो पता चलना चाहिए मेरा बर्थडे कैसे मनाया जाता है। हाँ साइमा, वैसे भी ये तुम्हारा 18वां बर्थडे है तो मैंने सोचा बड़ी पार्टी रखूंगी। आपको पता है, वो जो मेरी दोस्त पूर्वी है ना, वो अपने जन्मदिन पर फ्रूट केक लाकर बहुत इतरा रही थी। आप मेरे जन्मदिन पर इससे भी अच्छा केक लाना। अब मुझे पैसे दीजिए, मुझे शॉपिंग भी करनी है। ये ले मेरा ATM कार्ड और जी भरकर शॉपिंग कर। रीवा किचन में खाना बनाते बनाते दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी। ये सब सुनकर रीवा उदास हो जाती है क्योंकि साइमा के बर्थडे के 2 दिन बाद उसका बर्थडे भी था। मौसी, साइमा का बर्थडे कितने धूमधाम से मनाएगी? मेरा भी 18वां जन्मदिन ही है, लेकिन मेरा बर्थडे धूमधाम से तो छोड़ो, कोई हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलेगा। मम्मी मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती थी। मैं भी मौसी को बताकर आती हूँ कि मेरा बर्थडे भी रीवा के बर्थडे के 2 दिन बाद ही है। उसके बाद रीवा दोनों माँ बेटी के पास जाती है। मौसी, साइमा के बर्थडे के 2 दिन बाद मेरा भी बर्थडे है। मौसी, मैंने सुना है कि आप साइमा का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाओगी। क्या आप मेरे बर्थडे में सस्ता सा छोटा सा केक ले आओगी? अपनी बकवास बंद कर। तेरे लिए छोटा सा केक क्या, एक छोटी सी पेस्ट्री भी लेकर नहीं आऊंगी। चुपचाप से मेरी बेटी के बर्थडे की तैयारियां करना शुरू कर दे। मैं अपनी बेटी के बर्थडे में किसी भी चीज की कमी नहीं देखना चाहती हूँ। अगर तूने अपनी तरफ से कोई भी गलती की तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। अब मेरी शक्ल मत देख, जाकर काम कर। रीवा फिर से किचन में काम करने चली जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और साइमा का बर्थडे आ जाता है। रीवा साइमा को बर्थडे विश करने उसके कमरे में जाती है। हैप्पी बर्थडे साइमा। हाँ हाँ ठीक है, जा घर की सजावट कर दे, मेरे बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं। रीवा घर की सफाई करने चली जाती है और उसके बाद घर भी अच्छे से सजा देती है। मीनाक्षी अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ा स्वादिष्ट केक लेकर आती है। शाम को मेहमान पार्टी में शामिल होने के लिए आते हैं। साइमा अपना सुंदर सा गाउन पहनकर आती है। रीवा मेहमानों को जूस दे रही थी, लेकिन तभी गलती से रीवा के हाथों से जूस का गिलास साइमा की सहेली के कपड़ों पर गिर जाता है। साइमा के घर की नौकरानी तो किस तरीके से जूस दे रही है, मेरा इतना महंगा फ्रॉक खराब कर दिया। साइमा, ये तेरे घर की नौकरानी कितनी बेवकूफ है, ऐसी नौकरानी को तो तुरंत काम से निकाल देना चाहिए। मुझे क्या बोल रही है, इसने तेरी इतनी महंगी फ्रॉक खराब की है, लगा इसे जोर का तमाचा, आ जाएगी अकल ठिकाने। साइमा की सहेली रीवा को जोर का तमाचा लगा देती है। उसके बाद साइमा बोलती है, इसने जानबूझकर मेरी पार्टी खराब करने के लिए ये सब किया है। कितनी जलती है तू मेरे से, इतनी जलन लेकर कहाँ जाएगी। साइमा, आज अपने बर्थडे पर अपना मूड खराब मत कर, मैं इसे अभी घर से बाहर निकाल देती हूँ। नहीं मौसी, मुझे घर से बाहर मत निकालना, मैं कहाँ जाऊँगी। हाँ माँ, इसे घर से बाहर मत निकालो, वरना हमें नौकरानी ढूंढने में परेशानी होगी। इसकी सजा ये है कि 1 हफ्ते तक इसे खाना नहीं मिलेगा। जब पता चलेगा मेरी पार्टी खराब करने के बाद क्या होता है। नहीं साइमा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। भला मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी खराब करना क्यों चाहूँगी। चुप हो जा, जब तक बर्थडे पार्टी चल रही है तब तक घर से बाहर जा। रीवा रोते हुए घर से बाहर चली जाती है।
जंगल के एक घने से पेड़ के नीचे बैठकर रीवा अपनी माँ को बहुत याद करती है। माँ, अच्छा होता उस दिन एक्सीडेंट में आपके साथ मैं भी हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली जाती। आपने मुझे बचाने के चक्कर में खुद की जान दे दी, लेकिन आपके जाने के बाद कौन सा मैं यहाँ खुशी से रह रही हूँ। काश मैं भी मर जाती, फिर कितना अच्छा होता। मैं कैसे समझाऊं कि मैं साइमा का जन्मदिन खराब करना नहीं चाहती हूँ। जो हुआ गलती से हुआ। रीवा रो रही थी, तभी उसे एक आवाज आती है। मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी, कोई मुझे बचाओ, कोई है यहाँ? रीवा आवाज का पीछा करते हुए वहाँ जाती है और देखती है कि एक डायन ने एक परी के दोनों हाथ रस्सी से बांध रखे हैं। यहाँ कोई नहीं आता है, अब तू अपनी बलि देने के लिए तैयार रह। आसपास का नजारा अच्छे से देख ले, क्योंकि अब तू कभी ये सब देख नहीं पाएगी। ये देखकर रीवा अपने मन में सोचती है, लगता है ये डायन परी को जान से मार देगी। मुझे परी की रक्षा करनी चाहिए। रीवा एक पत्थर उठाती है और डायन के सर पर मार देती है। डायन घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद रीवा डंडा उठाती है और डायन की खूब पिटाई करती है। पिटाई के बाद रीवा डायन को पेड़ से बांध देती है। उसके बाद रीवा परी के हाथों से रस्सी खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम समय से नहीं आती तो ये डायन मेरी बलि चढ़ा देती। ये डायन मुझे जान से मारकर विश्व की शक्तिशाली डायन बन जाती। शक्तिशाली डायन बनने के बाद ये सबसे पहले परीलोक पर हमला करती, लेकिन तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, अब आप परीलोक चली जाओ, मुझे भी घर जाना है। नहीं रुको, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी। तुमने अभी तो इस डायन को घायल करके पेड़ से बांध दिया है, लेकिन जैसे ही ये रस्सी खोल लेगी ये हम दोनों को मार डालेगी। लेकिन परी, मैंने तो सुना था कि परियों के पास जादुई शक्तियाँ होती है। हाँ, मेरे पास भी है, लेकिन इसने मेरे दोनों हाथ बांध के मेरी सारी शक्तियाँ ले ली और इसे जादुई सोने या चांदी के बड़े केक में से किसी एक घर में रख दिया। कल मेरा जन्मदिन है। अगर मैं अपने जन्मदिन से पहले इस डायन का खात्मा नहीं करूँगी तो मैं कभी परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि रानी परी ने मुझे इस डायन का खात्मा करने के लिए भेजा है और उन्होंने मुझे बोला है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो कभी मुझे परीलोक में नहीं आने देंगी। क्या तुम मेरी जादुई शक्तियाँ लाने में मदद करोगी? हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी, लेकिन जादुई सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर है कहाँ? यहाँ से थोड़ा आगे जाकर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसी गुफा के पीछे डायन ने सोने और चांदी के बर्थडे का केक घर बना रखा है। रीवा सोने और चांदी के बर्थडे केक के घर को ढूंढने निकल पड़ती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक गुफा नजर आता है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में परी बता रही थी। इसी गुफा के पीछे की तरफ सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर होगा। उसके बाद रीवा आगे बढ़ती है और उसे सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर नजर आ जाता है। सोने और चांदी के बर्थडे केक के घर के पास बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने रखे हुए थे। यहाँ तो बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने हैं, लेकिन मैं यहाँ जो लेने आई हूँ वही लेकर जाऊंगी। तभी चांदी के बर्थडे केक का घर बोलती है, रीवा, डायन ने परी की जादुई शक्तियाँ यहीं रखी है, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। रीवा चांदी के बर्थडे केक का घर अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रीवा चांदी का बर्थडे केक का घर लेकर परी के पास पहुंच जाती है। उसी वक्त परी चांदी के केक के घर के अंदर जाती है और उसके बाद उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उसके पास वापस आ जाती है। तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी जादुई शक्तियाँ वापस आ गई। अब मैं इस डायन का विश्व की सबसे शक्तिशाली डायन बनने का सपना चकनाचूर कर दूंगी। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और डायन का शरीर राख में बदल जाता है। रीवा, मैंने डायन का खात्मा हमेशा के लिए कर दिया है। अब ये चांदी का केक का घर तुम्हारा हुआ। ये जादुई है, इसलिए तुम इससे जो मांगोगी ये तुम्हें देगी। सच में परी, अब मुझे मौसी और साइमा का अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। मैं आज से ही चांदी के केक के घर के अंदर रहना शुरू कर दूंगी। कुछ देर तक परी और रीवा बातें करते हैं और उसके बाद परी परीलोक वापस चली जाती है। रीवा जादुई चांदी के केक के घर के अंदर रहना शुरू कर देती है। समय बीत रहा था और रीवा जादुई चांदी के केक के घर की मदद से बहुत अमीर हो जाती है। रीवा हर महीने बहुत सारे पैसे अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में दान करती थी।
इस वजह से रीवा चारों तरफ लोकप्रिय हो जाती है। तभी एक दिन साइमा की वो सहेली जिसने रीवा को तमाचा मारा था, उसे उसकी मम्मी से रीवा के बारे में पता चलता है। वो उसी वक्त साइमा को फोन करती है। अरे साइमा, तेरी वो नौकरानी तो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है, इतनी अमीर हो गई है कि बहुत सारे पैसे दान कर देती है। मुझे लगता है उसके अमीरी के सामने तो टिक भी नहीं पाएगी। इतना बोलकर रितिका फोन रख देती है। साइमा उसी वक्त अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, हम दोनों तो खुश हो रहे थे कि वो नौकरानी घर छोड़कर चली गई, लेकिन वो तो खुशी से अपनी जिंदगी जी रही है। फिर देर किस बात की, चल उसे फिर से सड़क पर लाकर अपनी नौकरानी बना देते हैं। दोनों माँ बेटी रीवा को खोजने निकलती है। दोनों को रीवा गरीबों में खाना बांटते हुए नजर आती है। उसके बाद दोनों रीवा का पीछा करते हैं और उसके जादुई चांदी के केक के घर तक पहुँच जाते हैं। ये घर तो बहुत अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है इसी के वजह से ये इतनी अमीर हुई है। चल, हम रीवा को इस घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं और हम इस घर में रहेंगे। दोनों माँ बेटी चांदी के केक के घर के अंदर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजे पर ही उन्हें बिजली के झटके लगने लगते हैं। अरे मम्मी, ये तो बिजली के झटके देती है। चलो यहाँ से, वरना हम मर जाएंगे। तुम दोनों को क्या लगा मैं तुम्हें रीवा को नुकसान पहुंचाने दूंगी? दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। ये आवाज सुनकर दोनों माँ बेटी और डर जाती हैं और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। यहाँ तक कि दोनों माँ बेटी वो गांव ही छोड़ देती है। इस तरह रीवा सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगती है। प्रीति नाम की एक लड़की अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रहती थी। प्रीति के मम्मी पापा दोनों मुखिया के घर मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास उतने ही पैसे होते थे जिससे उनका जैसे तैसे गुजारा हो सके। प्रीति की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए उसे लड़के वाले देखने आते हैं। हमें आपकी बेटी प्रीति पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, लेकिन हमारी शर्त है, हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। कितनी जल्दी? 25 दिन के अंदर अंदर प्रीति और मेरे बेटे की शादी हो जानी चाहिए। प्रीति के मम्मी पापा रिश्ते के लिए मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद लड़के वाले चले जाते हैं। महिमा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, शादी का बहुत कम समय बचा है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जो हम अपनी बेटी को सुंदर सा लहंगा दिलवा सकें। तुम सही कह रही हो, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि ओवर टाइम करूँ। मैं अभी ही मुखिया को ओवर टाइम करने के बारे में बोल कर आता हूँ। राजेश मुखिया के पास जाता है और उसे ओवर टाइम करने के लिए बोल देता है। मुखिया राजेश की बात मान लेता है और उस दिन से राजेश मुखिया के खेत में ओवर टाइम काम करने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं और राजेश खेत में काम कर रहा था। अरे राजेश, छत पर कुछ ईंट रखे हैं, उसे लाकर नीचे रख दे। राजेश छत से ईंट लाने जाता है, तभी अचानक सीढ़ी से उसका पैर फिसल जाता है। वहाँ के कुछ मजदूर राजेश को अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी पता चलता है कि राजेश के एक पैर की हड्डी टूट गई है। इस वजह से राजेश अब काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए प्रीति की शादी की चिंता और बढ़ जाती है। यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। माँ, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर मेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बेटी, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे, बस ऊपर वाले पर विश्वास रखो। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा नहीं तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं खेत में ओवर टाइम मजदूरी करूँगी। उसके बाद महिमा मुखिया के पास जाती है और उसे ओवर टाइम के बारे में कहती है। मुखिया महिमा को ओवर टाइम काम करने से मना कर देता है। लेकिन मुखिया जी, मेरे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर तुम्हें मेरे से पैसे उधार लेकर जाना है तो ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ओवर टाइम काम करने नहीं दूंगा। मेरे पास जितने मजदूर हैं उससे मेरा काम हो जाता है, इसलिए ओवर टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। महिमा मुखिया से पैसे उधार लाकर घर का राशन ले आती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और प्रीति की शादी का दिन नजदीक आने लगता है। माँ, अभी तक तो शादी की तैयारी तक नहीं हुई और मुझे लग भी नहीं रहा कि शादी की तैयारियाँ शुरू होंगी। जब मेरी शादी हुई थी
तब मेरी माँ ने मुझे सोने का झुमका दिया था। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी के लिए वो सोने का झुमका बेचकर कुछ पैसे ले आऊँ, उससे तुम्हारी शादी का लहंगा आ जाएगा। महिमा उसी वक्त अपने सोने के झुमके लेकर सुनार की दुकान जाती है और अपने झुमके बेचकर कुछ पैसे ले आती है। ये देख प्रीति, कुछ पैसे आ गए, इससे तेरी शादी का लहंगा आ जाएगा। चल हम दोनों अभी लहंगा लेने चलते हैं। उसके बाद दोनों एक दुकान में लहंगा लेने जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक लहंगा पसंद आता है। भाई साहब, ये लहंगा कितने का है? ये लहंगा 15,000 का है बहन जी। भाई साहब, ये तो मेरे बजट से बाहर है। आप दुकान पर सबसे सस्ते लहंगे का दाम बता दीजिए। ये हमारे दुकान का सबसे सस्ते लहंगे का दाम ही था। इसके अलावा सारे लहंगे बहुत महंगे हैं। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं और अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। आप मुझे लहंगा उधार दे दीजिए, मैं आपको अगले महीने इसके पैसे दे दूंगी। अरे जाओ बहन जी यहाँ से, मेरी दुकान में उधार मना है। निराश होकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। दोनों बहुत सारी दुकान जाते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें उनके बजट का लहंगा नहीं मिलता है। थक हार कर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। अरे महिमा, तुम दोनों तो लहंगा लेने गई थी ना, फिर खाली हाथ क्यों आ गई? कहीं हमारे बजट में लहंगा मिला ही नहीं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरे पैर की हड्डी टूटी और उसमें बचे हुए सारे पैसे लग गए। मेरी बिटिया के लिए कुछ नहीं बचा। शादी में 1 हफ्ते ही बचे हैं। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पापा, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। मेरे लिए वही बहुत है। इस बार नहीं तो कभी और हो जाएगी शादी। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और शादी में सिर्फ 2 दिन बचते हैं। अभी भी प्रीति के घर में शादी की कोई तैयारी नहीं हुई थी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो। मुझे कुछ खाने के लिए दोगी तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। प्रीति बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनती है। घर में तो सिर्फ 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी बची है। मैंने नहीं खाया है, लेकिन कोई बात नहीं, बूढ़ी अम्मा को दे देती हूँ। मैं अभी भूखे रह लूंगी। इतना सोचकर प्रीति 2 रोटी और सब्जी प्लेट में निकाल कर लाती है और बूढ़ी अम्मा को दे देती है। मेरे पास यही थोड़ा सा खाना है, आप ये खा लीजिए। बूढ़ी अम्मा खाना खा लेती है। बिटिया, मेरे लिए पानी लेकर आओ। प्रीति बूढ़ी अम्मा के लिए पानी लेने जाती है, लेकिन जैसे ही प्रीति पानी लेकर आती है, वो देखती है कि बूढ़ी अम्मा की जगह एक परी बैठी हुई है। यहाँ तो बूढ़ी अम्मा थी ना, वो कहाँ गई? मैं ही थी जो बूढ़ी अम्मा बनकर बैठी हुई थी। अच्छा, आप कौन हो? मैं नित्या परी हूँ। जब तुम अपने मम्मी पापा से बातें कर रही थी, तब मैंने खिड़की के बाहर से सारी बातें सुन ली थी। मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। अगर मैं अपने असली रूप में आती तो पड़ोस में रहने वाले लोगों को पता चल जाता, इसलिए मैं बूढ़ी अम्मा बनकर आई। उसके बाद नित्या परी अपने जादू से वहाँ एक बॉक्स ले आती है। मैं जा रही हूँ, उसके बाद तुम ये बॉक्स खोलना। इतना बोलकर नित्या परी चली जाती है। नित्या परी के जाने के बाद प्रीति बॉक्स खोलती है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर लहंगा निकलता है। ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, मैं अभी माँ को ये लहंगा दिखाती हूँ। प्रीति लहंगा लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये देखो मेरे शादी का लहंगा। ये तुम कहाँ से लेकर आई प्रीति? ये मुझे नित्या परी ने दिया है। अभी आप और पापा घर पर नहीं थे और छुटकी भी बाहर खेलने गई थी। तब नित्या परी एक बूढ़ी अम्मा बनकर आई और उसके बाद अम्मा ने मेरे से खाना मांगा। खाना खाने के बाद वो अपने असली रूप में आ गई और उन्होंने मुझे लहंगे का बॉक्स दिया। नित्या परी का बहुत शुक्रिया, कम से कम शादी का लहंगा तो आ ही गया। माँ, मुझे मेकअप करना आता है, लेकिन मेरे पास मेकअप किट नहीं है। अब मैं बिना मेकअप के शादी करूँगी क्या? यहाँ तक कि शादी की तैयारियों में बहुत पैसे लगते हैं और पैसे की वजह से हमने अभी तक तैयारियाँ शुरू नहीं की। अगर मेरे ससुराल वाले गुस्सा होकर चले गए तो? प्रीति के इतना कहते ही वहाँ मेकअप किट और शादी की तैयारियों के लिए बहुत सारे रुपए आ जाते हैं। लगता है नित्या परी तुम्हें जादुई लहंगा देकर गई है। देखा अभी, तुमने जो जो बोला सब तुम्हारे सामने आ गया। हाँ माँ, मुझे भी यही लग रहा है। पिछली बार पापा का अच्छे से इलाज नहीं हो पाया था। अब हम और भी अच्छे अस्पताल में पापा का इलाज करवाएंगे। उसी दिन प्रीति अपने पापा को बहुत अच्छे अस्पताल में लेकर जाती है
और उनके पैरों का इलाज करवाती है। उसके बाद उसके पापा पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। प्रीति बेटी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आखिर मेरे इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अभी तो आपका इलाज हुआ है, आगे देखते रहिए, मेरी शादी भी धूमधाम से होगी। मेरे पास नित्य परी का जादुई लहंगा है। उसके बाद प्रीति अपने पापा को जादुई लहंगे के बारे में सारी बातें बताती है। 2 दिन बाद प्रीति की शादी थी, इसलिए सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और प्रीति अपने मंडप में नित्य परी का दिया हुआ जादुई लहंगा पहनकर आती है। लेकिन तभी लड़के की माँ बोलती है, भाई साहब, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बेटे के लिए एक गाड़ी और 7 लाख रुपए चाहिए। इसके बारे में तो आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपको दहेज भी लेना है। ये दहेज कहाँ है, ये तो छोटा मोटा गिफ्ट है। ये सब मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ, बल्कि आपकी बेटी के लिए ही तो मांग रही हूँ, ताकि उसको किसी चीज की कमी ना रहे। अगर आपने ये सब नहीं दिया तो ये शादी नहीं होगी। ठीक है, मुझे ऐसे भिखमंगे से शादी करनी भी नहीं है। क्या कह रही हो आप? ये सब आप मेरे लिए मांग रही हो? मेरे पास ये सब अभी भी नहीं है, लेकिन मैं खुशी से रह रही हूँ, तो मुझे आगे भी इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती हो? छोटे मोटे गिफ्ट के नाम पर भीख मांगने की आदत है आप लोगों को। चुप हो जा प्रीति, कृपया करके शादी मत तोड़ना। हम कहीं से उधार लेकर आपको ये सब दे देंगे। नहीं माँ पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। आप इन लोगों को बोल दीजिए, जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से वापस चले जाए और अपने बेटे को किसी और घर में जाकर बेचे। तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो, तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। आंटी, पहले आप खुद को देखिए। मैं अब इससे ज्यादा कुछ बोलूं इससे पहले चुपचाप आप लोग यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो मैं इससे भी ज्यादा बेइज्जती कर दूंगी आपकी। लड़के वाले अपनी बारात लेकर वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद महिमा प्रीति को बोलती है, प्रीति, तुम्हारे पास जादुई लहंगा है, इससे तुम लड़के वालों को उनकी मांगी हुई चीज दे सकती थी। हाँ माँ, मैं उन्हें ये सब दे सकती थी, लेकिन मैं ऐसे लालची घर में अपना रिश्ता नहीं रख सकती हूँ। यहाँ बस हमें पता है कि मेरे पास जादुई लहंगा है, लेकिन उनके लिए तो हम गरीब थे ना, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी मांग हमारे सामने कर दी। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैंने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है, इसलिए अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई करूँगी। प्रीति के मम्मी पापा उसकी बात मान लेते हैं। उसके बाद प्रीति एक अच्छे कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई करने लगती है। इस तरह प्रीति दहेज लेने वालों को अच्छा सबक सिखाती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।